अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कासिम अली, लेक्चरर ऑफ फिज़िक्स। बेटा हमने अपना सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 20 का आगाज़ लिया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन और फिज़िक्स की जो ब्रांच थी स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके मुतल्लिक पढ़ा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था इस वीडियो में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी आप इसको कह सकते हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी इसको बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसकी जो मैंने डेफिनेशन पहले से लिख दी हुई थी बोर्ड पर, मैं अगर उसको पढ़ना चाहूँ तो कहते हैं अ स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस ड्यू टू ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। कि आपके पास जो स्पेक्ट्रम आता है, ठीक है, एनर्जी लेवल्स की वजह से, ठीक है, एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम, किसी भी एटम में एनर्जी लेवल की वजह से किस किस का रेडिएशन ड्यू टू ट्रांजिशन। ठीक है, जब रेडिएशन क्या होती है तब उधर से ट्रांजिशन होती है, रेडिएशन की ट्रांजिस्ट होती हैं। ठीक है, और जो रेडिएशन है या तो अब्जॉर्ब भी हो सकती हैं या तो एमिट भी हो सकती हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशंस ड्यू टू ट्रांजिशन, ठीक है, स्पेक्ट्रम ट्रांजिशन की वजह से जो स्पेक्ट्रम होती है रेडिएशन की बिटवीन एनर्जी लेवल इन एन एटम, किसी भी एटम के एनर्जी लेवल के दरमियान में भी जो आपके पास रेडिएशन है वो या तो मिट भी हो सकती हैं या तो अब्जॉर्ब भी हो सकती हैं। तो इस सारे प्रोसेस को क्या हम कहते हैं, सारे प्रोसेस को हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं या आप स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, नो इशू। ठीक है, बात एक ही है। स्पेक्ट्रम एक वर्ड है ओरिजिनल, और स्पेक्ट्रा कह सकते हैं कि उसके आपको कह सकते हैं प्लूरल वर्ड्स आप कह सकते हैं, स्पेक्ट्रा आपके पास आ जाता है। अगर इस सारे प्रोसेस की हम बात करें तो कहते हैं कि आपके पास अगर कोई आपके पास गैस है, ठीक है, अगर आप उस गैस को मच लेस देन एटमॉस्फेयर पर, ठीक है, अगर आप उसको गैस को का जो उसका प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से अगर आप उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करवाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है कि उसमें से जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ऑक्साइड करवाता है या डी एक्साइड करवाता है। एक्साइटेशन होती है या डी एक्साइटेशन होती है, और जब एक्साइटेशन हो के वो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो उस गैस के पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स को ऑक्साइड करवा के बाहर लेकर जाती है। और अगर उसके आगे हमने कोई स्क्रीन रखी हो तो स्क्रीन के ऊपर जब वो मॉलिक्यूल फॉल करता है तो क्या होता है कि वो डिफरेंट वेवलेंथ की कलर्स में स्प्रेड आउट हो जाता है। ठीक है, उस मॉलिक्यूल की वजह से आपके पास जो डिफरेंट वेवलेंथ के कलर्स आ जाते हैं, ठीक है, एज अ लाइन्स की फॉर्म में या शार्प लाइन्स की फॉर्म में भी कह सकते हैं आप। तो उस शार्प लाइन्स को क्या नाम दिया जाता है फिर लाइन स्पेक्ट्रम के। या लाइन स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा था कि जब वो हम बात करते हैं तो आपके पास लाइंस की फॉर्म में स्पेक्ट्रम आता है। ठीक है, तो जब अब इस फॉर्म में उधर जब हमने एग्जांपल पढ़ी थी तो उसकी एग्जांपल भी क्या थी, एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रम की मिसाल थी। हमने अभी जो बातें की उसमें जो उसका की पॉइंट थे मैं वो लिखने लगा हूं कि जब व्हेन एटॉमिक गैस आर वेपर, ठीक है, व्हेन एटॉमिक गैस आर वेपर, कि ये गैस भी हो सकती है आपके पास या वेपर्स भी हो सकते हैं। एटॉमिक गैस आर वेपर्स, व्हेन एटॉमिक गैस आर वेपर्स मच लेस देन प्रेशर, मच लेस देन प्रेशर, much less than pressure is suitably excited by passing electric current, कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं इसमें से बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, कि जब आप उसमें से क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करवाते हैं, पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, फिर क्या होता है, कहते हैं कि द स्पेक्ट्रम ऑफ इमिटेड रेडिएशन कंटेन सर्टेन वेवलेंथ, द स्पेक्ट्रम ऑफ इमिटेड रेडिएशन के जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं क्या करती हैं, रेडिएशन कंटेन सर्टेन वेवलेंथ, कि उनकी जो वेवलेंथ कंटेन कर लेती है मुख्तलिफ तरह की, कंटेन सर्टेन वेवलेंथ, ठीक है, कंटेन सर्टेन वेवलेंथ, ठीक है, ओनली विच अपीयर इन वेवलेंथ विच अपीयर
एज शार्प लाइंस, विच अपीयर एज शार्प लाइंस, ठीक है। शार्प, फिर बाद में क्या होता है कि वो जो अपीयर होती हैं वेवलेंथ शार्प लाइन की फॉर्म में अपीयर होती हैं, और इस शार्प लाइन की फॉर्म में अपीयर होने को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। दोबारा से एक दफा मैं पढ़ देता हूं, कहते हैं व्हेन एटॉमिक गैस और वेपर मच लेस देन प्रेशर, कि जब बहुत कम प्रेशर के ऊपर वो क्या करते हैं, इमिटेड होते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने से थ्रू इट, द स्पेक्ट्रम emitted contain the spectrum of emitted, आपके पास जो emitted इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं आप, emitted इलेक्ट्रॉन कंटेन सर्टन वेवलेंथ, के जो इलेक्ट्रॉन अमिट होते हैं, ठीक है, या जो मॉलिक्यूल्स अमिट होते हैं उनकी जो वेवलेंथ वो सर्टन वेवलेंथ इख्तियार कर लेते हैं, कि मखसूस किस्म की उनकी वेवलेंथ बन जाती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो मॉलिक्यूल अमिट हो के आ रहा था उसका कलर हो गया रेड, ठीक है, तो रेड की अपनी एक मखसूस वेवलेंथ होती है। जब मैं बात करूं फिर उसके अगर वो ग्रीन आ रहा है तो ग्रीन की एक मखसूस आपके पास वेवलेंथ होती है। तो इस सारे प्रोसेस में जो आपके पास वेवलेंथ आती है वो किस फॉर्म में आती है, शार्प लाइंस की फॉर्म में आती हैं। तो शार्प लाइंस की फॉर्म में आने वाले प्रोसेस को हमने पीछे ही पढ़ा, क्या कहते हैं उसको हम नाम देते हैं लाइन स्पेक्ट्रम का। तो ये सारी मिसाल किसकी थी, लाइन स्पेक्ट्रम की मिसाल थी। अब अगर कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, के अगर आप एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा की क्या होती है, और उसके बाद हमने इसका प्रोसेस पढ़ा कि क्या प्रोसेस के अंदर हम यूज करते हैं। फिर आगे थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बता रहे हैं कि छोटा सा कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं कि जब आप एलिमेंट्स जो इधर से इमिट होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो टॉपिक क्या कह सकते हैं हम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि एलिमेंट्स की आपने क्या करनी है, आइडेंटिफिकेशन करनी है, उनको आइडेंटिफाई करना है। कहते हैं एवरी एलिमेंट हैज ओन स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम, कि हर एक जो आपके पास एलिमेंट होता है उसका अपना मखसूस स्पेक्ट्रम होता है, दैट कंटेन सर्टेन वेवलेंथ, अपना मखसूस स्पेक्ट्रम और अपनी मखसूस वेवलेंथ होती है, विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, जो कि उस एलिमेंट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। इन दिस वे डिफरेंट एलिमेंट्स आर आइडेंटिफाइड, यानी देखिए कि एवरी एलिमेंट हैज its own spectrum and certain wavelength, के हर जो एलिमेंट आता है आपके पास उसकी क्या होती है, उसका अपना एक स्पेक्ट्रम होता है, मखसूस अपना स्पेक्ट्रम, और उस स्पेक्ट्रम की एक मखसूस वेवलेंथ भी होती है, ठीक है, एक वेवलेंथ भी होती है, जो कि उस क्या करता है, वेवलेंथ विच डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जो कि क्या करता है, सर्टन वेवलेंथ, सर्टन उसका जो वो आ रहा था स्पेक्ट्रम, वो क्या करता है, उस एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है, उसकी एलिमेंट्स की जो खुसूसी एलिमेंट्स की जो वेवलेंथ थी, जो आपके पास स्पेक्ट्रम था, उसको डिस्क्राइब करता है। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट को हम पहचान सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे पहले भी मैंने मिसाल दी कि आपके पास अगर कोई रेड कलर है तो रेड कलर का अपना एक मखसूस स्पेक्ट्रम भी होगा, एक उसकी अपनी मखसूस वेवलेंथ भी होती है, ठीक है। तो इस मखसूस स्पेक्ट्रम और इस मखसूस वेवलेंथ की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आ रहा है, जो एलिमेंट आ रहा है, वो कौन सा आ रहा है, रेड आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ऐसे सो ऑन, ठीक है, जितनी मर्जी आप कह सकते हैं। फिर अगर कहते हैं कि अगर इसको बाय डायग्राम हम ये प्रोसेस को समझना चाहें, ठीक है, तो कहते हैं कि सपोज आपके पास एक कंटेनर था, कंटेनर में क्या था, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल थे, ठीक है। जो पहले प्रोसेस हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ा उसको जरा एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर क्या था, या कंटेनर था, कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल थे या वेपर्स थे। इधर से आपने क्या प्रोवाइड किया, आपने इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड की, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जब भी हम किसी लो प्रेशर के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से क्या होता है, उधर से मॉलिक्यूल्स इमिट होते हैं, ठीक है। तो सपोज इधर से मॉलिक्यूल्स क्या हुए, इमिट हो गए,
ठीक है, एक मॉलिक्यूल एमिट हुआ, ठीक है, और वो किधर से गुजरा, जाकर इधर हमने एक रस्से में रखा हुआ था एक प्रिज्म, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल आ रहा था ये जाके किधर से गुजरा, प्रिज्म के अंदर से। जब ये प्रिज्म में से गुजरेगा, ठीक है, तो ये डिफरेंट अपने जो प्रिज्म में से जब गुजरेगा तो डिफरेंट कलर में जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी देखें, एक ये कलर आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। इधर हमने एक स्क्रीन रखी हुई थी, स्क्रीन पर हमें ये कलर आते मालूम होंगे, ठीक है। पहले कलर को आप क्या कह सकते हैं, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को कहते हैं एक रेड ब्लू। ये आपके पास जो आया वो आया रेड, ये आया ब्लू ग्रीन, ये आपके पास आ गया सिर्फ ब्लू, ठीक हो गया। और जो फोर्थ वन आपके पास आता है वो आता है वायलेट, VIOLET। अब अगर इन कलर आपके पास, ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा कि हमने कहा था कि जब लो प्रेशर के ऊपर गैस के मॉलिक्यूल या वेपर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या करती है, एलिमेंट को एमिट करवाती है या एक्साइटेशन करवाती है एलिमेंट्स की। एक्साइटेशन के बाद इधर इन्होंने एमिट हुआ, एमिट होने के बाद हमने इसके रास्ते में रख दिया कि प्रिज्म। जब ये प्रिज्म में से गुजरेगा एलिमेंट तो ये डिफरेंट कलर्स में आपके पास नमूदार हो जाएगा, ठीक है, शो हो रहा है डिफरेंट स्पेक्ट्रम, डिफरेंट वेवलेंथ और डिफरेंट कलर्स के साथ, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट। अब अगर कहते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि इनकी वेवलेंथ क्या होती है, तो पहले रेड हमारे पास आ रहा था, अगर इसकी वेवलेंथ देखें, रेड की वेवलेंथ होती है 656 नैनोमीटर, ये आपके पास वेवलेंथ आ जाती है रेड कलर की। फिर अगर हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन की तो 486, ब्लू ग्रीन की क्या आती है 486 नैनोमीटर। तो बेटा ये आपने याद भी रखनी है, आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ब्लू की तो 430, ठीक है, ये आपके पास आ जाता है 434 आपके पास आ जाते हैं ब्लू की 434 नैनोमीटर। तो जब बात करते हैं वायलेट की तो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 410, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट कलर आए थे, इन डिफरेंट कलर्स की अपनी अपनी स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम भी थे, अपने अपने स्पेसिफिक या सर्टन वेवलेंथ भी आ रही थी। तो जब रेड की बात करते हैं तो रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 656 नैनोमीटर, ठीक है, रेड कलर की वेवलेंथ आ गई। फिर ब्लू ग्रीन 468 नैनोमीटर, ये ब्लू ग्रीन की वेवलेंथ होती है। उसके बाद ब्लू सिंपल 434, ये ब्लू ग्रीन की वेवलेंथ। एंड लास्ट वन पे आ रहा था वायलेट, जिसको आप अल्ट्रा वायलेट UV भी कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ये भी कह सकते हैं आप, उसकी होती है 410 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रख लेनी है ताकि अगर एज MCQs भी पूछी जाए आपको तो आप इनका आंसर कर सकें। तो ये सारा प्रोसेस है हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। फिर कहते हैं कि इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा को मजीद स्टडी करने के लिए, ठीक है, मजीद सार बनाने के लिए कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज प्रेजेंट की गई, कुछ स्पेक्ट्रल सीरीज पेश की गई। वो कौन कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज थी उनके मुताल्लिक भी देख लेते हैं अपनी इसी वीडियो में। कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज जो बयान की गई थी, स्पेक्ट्रल सीरीज पहले तो हमें पता ना चाहिए स्पेक्ट्रल सीरीज होती क्या है। स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं अ स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट contain the spectrum of an element contain certain wavelength that show definite contain certain wavelength that show definite regularities that show different definite regularities. These regularities are classified into certain groups called spectral series, ठीक है। and these regularities are classified into certain series into certain groups, ठीक है, into certain groups
इनटू सर्टेन ग्रुप्स, उसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। इसका स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट का ऐसा स्पेक्ट्रम जो कि क्या करता है, कंटेन सर्टेन वेवलेंथ, उसकी अपनी मखसूस वेवलेंथ होती है, दैट शो डेफिनेट रेगुलरिटी, कि उसकी जो अपनी मखसूस रेगुलर वेवलेंथ होगी, ठीक है, उसकी मखसूस वेवलेंथ होती है, उसका मखसूस अपना स्पेक्ट्रम होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है उसकी रेगुलरिटी को, ठीक है, रेगुलर डेफिनेट रेगुलरिटी को, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो रेगुलरिटीज होती हैं, ठीक है, इनको फिर आगे मजीद सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। तो ये इस रेगुलरिटीज को ग्रुप्स में डिवाइड करने का जो तरीकाकार कहलाता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज के ऊपर सबसे पहले जो बात की थी वो बात की थी बाल्मर सीरीज ने। एक साइंटिस्ट था हमारे पास जे बाल्मर, और पहले नंबर पे हमारे पास जो सीरीज आती है उस सीरीज को हम कहते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक है। स्पेक्ट्रल सीरीज की हमने बात की, तो स्पेक्ट्रल सीरीज में जो सबसे पहली सीरीज थी वो कौन सी सीरीज हमारे पास आई है, बाल्मर सीरीज, ठीक है। कहते हैं कि बाल्मर सीरीज, एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, बाल्मर जे बाल्मर, ठीक है, नाम क्या था एक उसका, जे बाल्मर, ये भी आपने याद रखना होता है साइंटिस्ट के कंप्लीट नेम्स। जे बाल्मर एक साइंटिस्ट था, इन 1895 उसने क्या किया, फर्स्ट टाइम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन वाज आइडेंटिफाइड, ठीक है। 1985 में जे थॉमसन ने 1985 में 1885 में उसने क्या किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन रिप्रेजेंट की, ठीक है, प्रेजेंट स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन, स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन। कहते हैं द मैथमेटिकल रिजल्ट वर बेस्ड ऑन ही स्टडी इन विजिबल रीजन, ठीक है, उसके जो मैक्सिमम मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशंस आ रहे थे वो किस रीजन में आ रहे थे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस बेस्ड ऑन विजिबल रीजन, ठीक है। विजिबल रीजन के ऊपर उसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आ रहे थे उसको आ रहे थे, ठीक है, उसको उसने प्रेजेंट किया। फिर कहते हैं 1885 के अंदर ये तो बाल्मर ने अपनी वर्किंग स्टार्ट की, हाइड्रोजन की सीरीज, स्पेक्ट्रल सीरीज पेश की उसने। लेकिन फिर कहते हैं कि उसके तो कुछ अर्सा कितना बाद, यानी कि 1896 के अंदर एक साइंटिस्ट था रेडबर्ग, ठीक है, क्या नाम था उसका, रेडबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसने ये जो बाल्मर सीरीज थी उसको एक फार्मूले की बुनियाद पर या एक फार्मूले की बिना पर उसने प्रेजेंट किया, ठीक है। क्या हुआ कि जे बाल्मर जो साइंटिस्ट था 1885 के अंदर उसने फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन की एटॉमिक स्पेक्ट्रम सीरीज को प्रेजेंट किया, ठीक है। कैसे प्रेजेंट किया, फिर कहते हैं कि उसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे वो किस फॉर्म में थे, विजिबल रीजन में, ठीक है। किस रीजन में आ रहे थे कि विजिबल रीजन थे बाल्मर सीरीज के लिए। ये एमसीक्यूज के तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आपके पास स्टडी थी जे बाल्मर की वो किसके ऊपर बेस करती थी, विजिबल रीजन के ऊपर, ठीक है। स्टडी ऑफ जे बाल्मर बेस्ड अपॉन विजिबल रीजन, ठीक है। और एट द एंड, ठीक है, उसके बाद कुछ अर्सा बाद एक साइंटिस्ट था रेडबर्ग जिसने अपनी इस बाल्मर की इस सीरीज को मैथमेटिकल फार्मूला में पेश किया। उसका क्या नाम था, रेडबर्ग, और कब पेश किया, 1896 के अंदर। अगर हम बाल्मर सीरीज की बात करते हैं तो इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म थी वो क्या होती है, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ठीक है। ये मैथमेटिकल फार्मूला था, किसका फार्मूला था, बाल्मर सीरीज का। किसने पेश किया, रेडबर्ग ने पेश किया। अब इधर जो आपके पास आ रहा है लैम्डा, ये तो हमें पता है वेवलेंथ होती है, आर इधर कह रहे हैं रेडबर्ग का कांस्टेंट था, आर क्या था, आर इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। आर क्या था, रेडबर्ग का कांस्टेंट था, और जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू क्या दे रहे थे, कह रहे थे वैल्यू 1.0974 1.0974 इंटू 10 की पावर
इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर, 7 पर मीटर। ये आपके पास था रेडबर्ग कांस्टेंट और उसकी वैल्यू। ठीक है, एक दफ़ा मैं छोटा सा ओवरव्यू देने लगा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ताकि हम अपने बाकी जो सीरीज़ है उनको भी एक्सप्लेन कर सके। कहती है कि एक बाल्मर सीरीज़, ठीक है, बाल्मर एक साइंटिस्ट था जिसका पूरा नाम था जे बाल्मर। उसने क्या किया, फर्स्ट टाइम हाइड्रोजन की एटॉमिक स्पेक्ट्रल सीरीज को प्रेजेंट किया। ठीक है, हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज को प्रेजेंट किया। कहते हैं कि फिर उसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है, या उसकी जो स्टडी थी मैथमेटिकल, वो किसके ऊपर बेस कर रही थी या उसकी बेस क्या थी, वो बेस थी विजिबल रीजन। ठीक है, विजिबल रीजन आपको पता है कि जो नजर आ सके, रोशन। फिर कहते हैं कि इसके कुछ अरसा बाद इसने तो इस तरह बता दिया, फिर इसके कुछ अरसा बाद क्या हुआ कि एक और साइंटिस्ट आया, कब, 1896 के अंदर, जिसका नाम था रेडबर्ग। उसने बाल्मर सीरीज की जो वर्किंग थी उसको मैथमेटिकल फार्मूला के तौर पर पेश कर दिया। जो उसने फार्मूला पेश किया वो क्या था, 1/λ इज इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब इधर जो आपके पास आर आ रहा था, आर क्या था, रेडबर्ग कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू थी 1.0974 इंटू 10 की पावर 7 पर मीटर। ये थी आपके पास बाल्मर सीरीज। और बाल्मर सीरीज के बाद आपके पास जो आ रही थी मुख्तलिफ किस्म की सीरीज, उनको भी हम उनके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। सेम चीजें आपने याद रखना है, बस फार्मूला में डिफरेंट थोड़ा सा आ रहा है, बस अभी मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। कहते हैं कि ये जो आपके पास 2 आ रहा है, ठीक है, और एक n आ रहा है, इनका स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि अगर हम तरतीब के लिहाज से देखें, ठीक है, तरतीब के लिहाज से जो बाल्मर सीरीज आती है वो सीरीज नंबर 2 है, इस वजह से उसका नंबर 2 आता है, इस वजह इधर आपके पास 2। ठीक है, अगर हम पहले सीरीज देखें तो पहली सीरीज हमारे पास जो होती है वो लाइमर सीरीज होती है, वो 1 से स्टार्ट होती है, बाल्मर सीरीज 2 से स्टार्ट एंड सो ऑन फर्दर। जो n आता है तो बेटा n आपकी जो वैल्यू होती है वो n फ्रॉम, अब इधर आ रहा था 2, लेकिन आपने जब n की वैल्यू पुट करनी होती है, इधर आपके पास जो भी होगा उससे एक वर्ड आगे आपने n की वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इधर आ रहा है 2, 2 को छोड़ के आगे आ जाएगा 3, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, 3 से लेकर ऑनवर्ड आप कोई भी वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकते हैं n की जगह। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो आपके पास नंबर आता है सीरीज का, उस नंबर से एक वर्ड आगे, एक डिजिट आगे आप कोई भी वैल्यू n की जगह पुट कर सकते हैं। तो ये थी हमारे पास बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज के बाद आपके पास जो वैसे तो फर्स्ट नंबर था उसका लाइमन सीरीज, उसके मतलब बात करते हैं। फार्मूला सबके लिए सेम है, सिर्फ नंबर चेंज होने हैं। नंबर कैसे चेंज होने हैं देख लेते हैं। फिर आगे आपके पास आ गया लाइमन सीरीज। वैसे ये बनती है हमारे पास नंबर 1 की, इस वजह से हमारे पास इसमें आता है, फार्मूला में आता है 1। कहते हैं लाइमन सीरीज लाई इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। ये जो लाइमन सीरीज थी जो हमने बात की थी, बाल्मर सीरीज वो लाई करती थी विजिबल रीजन में, लेकिन जब हम बात करते हैं लाइमन सीरीज के, ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। लाइमन सीरीज वो क्या कहते हैं, लाइज करती है, लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन। ठीक है, यूवी रीजन में ये लाई करती है। अगर इसके हम फार्मूले की तरफ देखें तो इसका जो फार्मूला होता है 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाता है लाइमन सीरीज का फार्मूला। अब सेम उसी तरह जैसे मैंने पहले बताया था कि 1 तो आपके पास आ रहा है, यानी कि नंबर 1 ये सीरीज थी, पहले नंबर पर प्रेजेंट की गई। फिर जो n होता है, नंबर को छोड़ के उससे आगे वाला जो डिजिट होता है n, अब इधर 1 आ रहा है, अब इधर 1 नहीं लिखेंगे बल्कि 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये आपके पास आ जाएगा n। ठीक हो गया, ये थी हमारे पास लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के बाद आती है पास्कन सीरीज, या पास्कन सीरीज भी कहते हैं, पास्कन सीरीज भी कहते हैं। और नंबर 2 आपने पढ़ ली थी बाल्मर सीरीज, और नंबर 3, 1 के बाद 3 आप नंबर पढ़ेंगे पास्कन सीरीज, PACHEN, पास्कन सीरीज। ठीक है, जो पास्कन सीरीज वो लाई करती थी इंफ्रारेड रीजन में, लाइज इन इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, जो बाल्मर सीरीज थी सबसे पहले हमने बात की लाइमन सीरीज की, नंबर तरतीब वाइज देख लेते हैं। वो लाई करती है
अल्ट्रावायलेट रीजन में जब बाल्मर सीरीज थी वो लाई करती थी, विजिबल रीजन में जो आपके पास पासन सीरीज आ रही थी वो लाइट करती है इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। इंफ्रारेड रीजन में ये लाई करती है। अगर इसका फार्मूला देखें तो फार्मूला इसका होता है 1/λ इज इक्वल टू आर, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/, अब 1 ये था, 2 बाल्मर सीरीज था, ये इधर 3 आ रहा है तो इधर भी आ जाएगा 3, ठीक है, 3 इधर भी आ जाएगा, माइनस 1/n का स्क्वायर। अब देखिए n की जब वैल्यू पुट करनी है, इधर आ रहा है 3, हम 3 नहीं लेंगे बल्कि 3 से आगे एक आ जाएगा 4, 5 6 एंड सो ऑन। ये आपके पास सारी की सारी आ जाएंगी n की वैल्यूज। फिर अगर हम बात करें अगली सीरीज के मुतालिक, तो ये थी पासन, और अगली आपके पास जो सीरीज आ रही है वो पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज, ठीक है। पी फंड सीरीज जो लाई करती है वो भी इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। पी फंड सीरीज जो आती है आपके पास वो भी किस रीजन में, सॉरी पी फंड किससे पहले आती है, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है स्टूडेंट। ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में ही लाई करती है। सिर्फ इसका जो फार्मूला आपके पास आता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाना है, R1/, अब देखिए इधर 3 था, इधर आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। तो n की वैल्यू इधर जो होगी, इधर 4 था, 4 नहीं बल्कि 5 से स्टार्ट होगी, 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपके पास आ गई ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट के बाद आती है पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज ये भी लाई करती है, लाइज इन इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन, ये भी इंफ्रारेड रीजन में क्या करती है, लाई करती है। अगर इसका फार्मूला देखें तो ये क्या होगा, 1/λ इज इक्वल टू आर, फिर क्या आता है आपके पास 1/, इधर 4 था, अब इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अब n इधर से स्टार्ट हो रहा है, किधर से, 6 7 एंड सो ऑन, ठीक हो गया। ये आपके पास 5 किस्म की सीरीज थी, ठीक है। पहले नंबर पे आपके पास थी बाल्मर सीरीज नंबर 1, दूसरे नंबर पर लाइमन सीरीज, पहले नंबर पर अगर तरतीब के लिहाज से देखें, पहले थी लाइमन सीरीज, ठीक है, दूसरे जो कि लाई करती थी अल्ट्रावायलेट रीजन में, दूसरे नंबर पे थी बाल्मर सीरीज या बाल्मर सीरीज जो कि लाई करती थी किसके अंदर, आपके पास जो विजिबल रीजन होता है उसके अंदर। फिर थर्ड वन जो थी आपके पास वो थी पासन सीरीज, ये लाई करती थी इंफ्रारेड रीजन के अंदर। फोर्थ वन आपके पास आता है ब्रैकेट सीरीज भी लाई करती है इंफ्रारेड रीजन के अंदर। एंड फिफ्थ वन आपके पास आ जाती है पी फंड सीरीज, और जो पी फंड सीरीज होती है वो भी किधर लाई करती है, वो भी लाई करती है आपके पास जो इंफ्रारेड रीजन होता है उसके अंदर, ठीक है। और इसका जो फार्मूला सबके लिए जनरल फार्मूला लिखेंगे, जनरल फार्मूला वो क्या आता है, जनरल फार्मूला वो आपके पास आता है 1/λ इज इक्वल टू आर एन इज इक्वल टू पी इंटू 1/p का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, ठीक है। p की जगह आपके पास जो सीरीज का नंबर होगा आपने वो लिख देना है, ठीक है। वेयर n जो होता है ग्रेटर देन p होता है, ठीक है। जो n होता है वो ग्रेटर देन p होता है, तो हमने भी यही कहा है कि देखिए इधर 4 आ रहा था तो n जो होगा 5 से स्टार्ट होगा, इधर 3 आ रहा था तो n जो होगा वो 4 से स्टार्ट होगा। तो n क्या होता है, ग्रेटर देन p होता है, n p की वैल्यू से बड़ा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और उसके बाद सीरीज जो हमने उसके बाद देखी, जो हमारे पास डिफरेंट किस्म के साइंटिस्ट थे उन्होंने सीरीज को प्रेजेंट किया, इन सारी सीरीज को हमने देख लिया। तो यही था मेरा अभी इस वीडियो के लिए टॉपिक, जिसका नाम था एटॉमिक स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी आप बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में अपने अगले लेक्चर के अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।